टाटा की कहानी केवल एक उद्योगपति की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्तित्व का सफरनामा है जिसने नैतिकता और विनम्रता को कभी अपने व्यापारिक जुनून के आड़े नहीं आने दिया। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे अब मुंबई के एक बेहद रसूखदार लेकिन मूल्यों से बंधे परिवार में हुआ था। नवल टाटा और सूनी टाटा के घर जब नन्हे रतन ने पहली सांस ली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन भारतीय उद्योग जगत का पर्याय बन जाएगा। बचपन में रतन का जीवन किसी परिकथा जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा था। जब वे महज 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। उस दौर के समाज में ये एक बड़ी बात थी और रतन को स्कूल में अक्सर अन्य बच्चों के तीखे सवालों और तानों का सामना करना पड़ता था। यहीं से उनके चरित्र में वो खामोश दृढ़ता पैदा हुई जो बाद में उनकी पहचान बनी। उनकी दादी लेडी नवाज़बाई टाटा ने उन्हें गोद लिया और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी संभाली। दादी ने उन्हें सिखाया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कभी अपनी गरिमा और शालीनता का साथ मत छोड़ना। रतन की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपेन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। वे एक शर्मीले और शांत लड़के थे जिन्हें कारों और हवाई जहाज़ों से गहरा लगाव था। उनके भीतर एक कलाकार छिपा था। जब करियर चुनने की बात आई तो उनके पिता चाहते थे कि वे इंजीनियर बने, लेकिन रतन का दिल वास्तुकला आर्किटेक्चर में धड़कता था। अपने पिता का मान रखते हुए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला तो लिया, लेकिन 2 साल बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और आर्किटेक्चर में स्विच कर लिया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा फैसला था, जहां उन्होंने दिखाया कि वे अपने सपनों के लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी कड़वाहट के। 1962 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन अमेरिका में ही बसना चाहते थे। उन्हें लॉस एंजल्स में एक आर्किटेक्ट के तौर पर नौकरी मिल गई थी और वे अपनी लाइफ से काफ़ी खुश थे। यहाँ तक कि उन्हें वहाँ प्यार भी हुआ और वे शादी करने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें भारत लौटना पड़ा। भारत आने के बाद भारत चीन युद्ध की परिस्थितियों के कारण उनकी मंगेतर उनके साथ नहीं आ सकीं और उनका वो रिश्ता टूट गया। यह रतन टाटा के जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें पूरी तरह से अपने काम और देश के प्रति समर्पित कर दिया। भारत लौटने पर उन्होंने सीधे किसी आलीशान केबिन में बैठकर काम शुरू नहीं किया। JRD टाटा की सलाह पर उन्होंने 1962 में टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम शुरू किया। वे वहां ब्लास्ट फर्नेस पर काम करते थे, फावड़े से कोयला फेंकते थे और मजदूरों के साथ वक्त बिताते थे। उन तपा देने वाली भट्टियों के सामने पसीना बहाते हुए रतन टाटा ने बिजनेस की वो थ्योरी सीखी जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, इंसान की कद्र करना। उन्होंने ज़मीन से जुड़कर ये समझा कि एक कंपनी सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि उन हज़ारों हाथों से चलती है जो मेहनत करते हैं। यही वो नींव थी जिसने उन्हें भविष्य का एक संवेदनशील लीडर बनाया। जमशेदपुर की भट्टियों में पसीना बहाने के बाद रतन टाटा का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उन्हें टाटा समूह की उन कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी गई जो बर्बादी की कगार पर थीं। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्हें नेल्को, NELCO और सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग जैसी बीमार इकाइयों को संभालने का काम दिया गया। उस समय बाजार की स्थिति बेहद खराब थी और यूनियन की समस्याएं चरम पर थीं। कई लोगों ने कहा कि रतन टाटा को जानबूझकर डूबते हुए जहाज दिए गए हैं ताकि उनकी काबिलियत को परखा जा सके। रतन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और नेल्को को तकनीकी रूप से उन्नत बनाकर एक समय के लिए बाजार में खड़ा कर दिया। हालांकि आर्थिक मंदी के कारण चुनौतियां बनी रहीं, लेकिन इन अनुभवों ने उन्हें एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में तैयार कर दिया। 1991 का साल रतन टाटा और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। दिग्गज JRD टाटा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये खबर फैलते ही पूरे टाटा साम्राज्य में जैसे भूचाल आ गया। टाटा ग्रुप के भीतर उस समय कई क्षत्रप या शक्तिशाली दिग्गज बैठे थे, जैसे रूसी मोदी, दरबारी सेठ और अजीत केरकर। ये वो लोग थे जो अपनी अपनी कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स को अपनी जागीर समझते थे। वे रतन टाटा को एक कमज़ोर और अनुभवहीन उत्तराधिकारी मान रहे थे। मीडिया में उनके खिलाफ लेख लिखे गए, बोर्डरूम में उनका विरोध हुआ और उनकी क्षमता पर सरेआम सवाल उठाए गए। रतन टाटा के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ उन्हें अपने गुरु JRD के भरोसे को कायम रखना था और दूसरी तरफ उन ताकतवर दिग्गजों का सामना करना था जो उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे थे।
यहाँ रतन टाटा ने अपनी खामोश आक्रामकता का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के टाटा ग्रुप के नियमों को बदलना शुरू किया। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तय की, जिससे पुराने दिग्गज धीरे धीरे बाहर होने लगे। उन्होंने छिटपुट कंपनियों को समेटकर पूरे ग्रुप को एक छत के नीचे लाने का साहसिक काम किया। इसी दौरान उन्होंने टाटा मोटर्स के जरिए भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार इंडिका बनाने का सपना देखा। जब इंडिका लॉन्च हुई तो शुरुआत में इसे काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कार में तकनीकी खामियां आईं और बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि रतन टाटा ने ग्रुप का पैसा बर्बाद कर दिया। दबाव इतना बढ़ गया कि रतन टाटा को अपनी कार डिवीजन बेचने का फैसला लेना पड़ा। 1999 में वे अपनी टीम के साथ अमेरिका गए, जहां उनकी मुलाकात फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से हुई। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा था, अगर तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता नहीं था तो तुमने इस बिजनेस में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कार डिवीजन खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। वह अपमान किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को तोड़ सकता था, लेकिन रतन टाटा चुप रहे। वे रातों रात अपनी टीम के साथ वापस लौट आए और डील कैंसिल कर दी। उस दिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक चिंगारी सुलग चुकी थी। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा टाटा मोटर्स को सुधारने में लगा दी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया, जो सुपरहिट रहा। यह उनके जीवन का वो दौर था जिसने साबित कर दिया कि रतन टाटा न केवल एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, बल्कि उनमें वह फौलादी इरादा भी है जो अपमान का जवाब अपनी सफलता से देना जानता है। अपमान के उस घाव ने रतन टाटा के भीतर की जिद को एक नई दिशा दे दी थी। फोर्ड के साथ हुई वो कड़वी मुलाकात उनके लिए केवल एक व्यापारिक असफलता नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत चुनौती बन गई थी। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने टाटा मोटर्स की कायापलट कर दी। उन्होंने न केवल इंडिका की कमियों को दूर किया, बल्कि उसे भारत की सबसे भरोसेमंद कारों में से एक बना दिया। व्यापार बढ़ने लगा और टाटा ग्रुप का कैश रिजर्व भी। लेकिन रतन टाटा की नज़रें अब भारत की सीमाओं से बाहर पूरी दुनिया पर टिकी थीं। वे चाहते थे कि टाटा नाम केवल भारतीय गलियों में ही नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो के बाजारों में भी सम्मान के साथ लिया जाए। साल 2000 में उन्होंने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीदकर दुनिया को चौंका दिया। ये उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। ये एक प्रतीकात्मक जीत थी। जिस देश ने भारत पर राज किया था, अब एक भारतीय कंपनी उसकी सबसे बड़ी चाय ब्रांड की मालिक थी। लेकिन रतन टाटा यहीं नहीं रुकने वाले थे। उनकी सबसे बड़ी और साहसी चाल अभी बाकी थी। 2007 में उन्होंने इस्पात जगत की दिग्गज कंपनी कोरस को खरीदने का फैसला किया। ये सौदा इतना बड़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे हाथी का चींटी को निगलना करार दिया। लोग डरे हुए थे कि इतना कर्ज टाटा ग्रुप को डुबो देगा। लेकिन रतन टाटा ने जोखिम लिया और टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बना दिया। उनकी कहानी का सबसे रोचक और भावनात्मक मोड़ 2008 में आया। फोर्ड मोटर्स, जिसने कभी रतन टाटा का अपमान किया था, अब भारी आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उनके दो सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर JLR बिकने की कगार पर थे। रतन टाटा ने मौके को पहचाना और उन ब्रांड्स को खरीदने का प्रस्ताव रखा। जब सौदा फाइनल हुआ तो बिल फोर्ड ने ठीक वही शब्द दोहराए जो उन्होंने सालों पहले कहे थे, लेकिन इस बार लहजा बदला हुआ था। उन्होंने रतन टाटा से कहा, आप जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये वक्त का पहिया था जो घूमकर वापस वहीं आ गया था। रतन टाटा ने बिना किसी अहंकार के उन ब्रांड्स को संभाला और कुछ ही सालों में उन्हें घाटे से निकालकर मुनाफे की मशीन बना दिया। इसी बीच रतन टाटा के मन में एक और सपना पल रहा था जो उनके दिल के बेहद करीब था। एक दिन बारिश में उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर जाते देखा। पति, पत्नी और 2 बच्चे सभी भीग रहे थे और फिसलने का डर बना हुआ था। उस दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाएंगे ताकि हर आम आदमी अपने परिवार को सुरक्षित सफर दे सके। लोग हंसे। इंजीनियरों ने कहा कि 1 लाख रुपए में कार बनाना असंभव है, लेकिन रतन टाटा ने अपने वादे पर कायम रहते हुए नैनो को जन्म दिया। हालांकि नैनो व्यावसायिक रूप से वैसी सफलता नहीं पा सकी जिसकी उम्मीद थी, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि रतन टाटा के लिए व्यापार का मतलब केवल मुनाफा नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी है। इसी दौर में उन्होंने एक और बड़ी चुनौती का सामना किया, मुंबई का 26/11 हमला।
टाटा समूह का ताज होटल आतंकियों के निशाने पर था। उस संकट की घड़ी में रतन टाटा किसी कमांडर की तरह अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। उन्होंने न केवल होटल को दोबारा भव्य तरीके से खड़ा किया, बल्कि हमले में प्रभावित हर व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से मदद की। चाहे वो होटल का कर्मचारी हो या सड़क पर बैठने वाला रेहड़ी पटरी वाला, रतन टाटा ने सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप उठाए। इस घटना ने दुनिया को रतन टाटा का वो मानवीय चेहरा दिखाया जो उन्हें एक बिजनेसमैन से ऊपर उठाकर एक महामानव की श्रेणी में खड़ा करता था। रिटायरमेंट की उम्र करीब आ रही थी, लेकिन रतन टाटा का विजन अब भी किसी नौजवान से ज्यादा तेज था। साल 2012 में जब उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ा तो दुनिया को लगा कि अब ये शेर शांत हो जाएगा। लेकिन रतन टाटा के लिए ये अंत नहीं, बल्कि एक नई पारी की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी दूसरी पारी स्टार्टअप्स के नाम कर दी। उन्होंने देखा कि भारत के युवा उद्यमी नए विचारों के साथ दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव और सही मार्गदर्शन की कमी है। रतन टाटा ने खुद आगे बढ़कर ओला, पेटीएम, लेंसकार्ट और अर्बन कंपनी जैसे दर्जनों स्टार्टअप्स में निवेश किया। उनका निवेश केवल पैसों का नहीं था, बल्कि वो उस टाटा ब्रांड का भरोसा था जिसने उन कंपनियों की किस्मत बदल दी। रतन टाटा का स्वभाव हमेशा से सादगी और विनम्रता का मेल रहा है। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हैं। एक बार की बात है, वे अपनी कार से कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उनका ड्राइवर परेशान था, लेकिन रतन टाटा चुपचाप नीचे उतरे और पास ही एक ढाबे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने वहां चाय पी और ट्रक ड्राइवरों से इस तरह बातें करने लगे जैसे वे सालों से उन्हें जानते हों। उन्हें कभी इस बात का गुमान नहीं हुआ कि वे अरबों डॉलर के साम्राज्य के मालिक हैं। उनकी सादगी का आलम यह था कि वे अक्सर अपनी छोटी कार खुद चलाकर दफ्तर चले जाते थे। उनके जीवन का एक और दिलचस्प पहलू उनका कुत्तों के प्रति अथाह प्रेम था। टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस के दरवाजे आवारा कुत्तों के लिए हमेशा खुले रहते थे। रतन टाटा ने विशेष आदेश दिया था कि अगर कोई कुत्ता बारिश में भीग रहा हो या वहां शरण लेना चाहे तो उसे रोका न जाए। यहां तक कि जब उन्हें ब्रिटेन के शाही परिवार द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बकिंघम पैलेस बुलाया गया तो उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार था। उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से साफ कह दिया, मैं अपने बीमार दोस्त को छोड़कर नहीं आ सकता। प्रिंस चार्ल्स भी उनकी इस संवेदनशीलता के कायल हो गए थे। लेकिन रतन टाटा का सफर विवादों से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। 2016 में टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच शुरू हुआ विवाद उनके जीवन के सबसे कठिन कानूनी और व्यावसायिक संघर्षों में से एक था। मिस्त्री को पद से हटाना और उसके बाद चली लंबी कानूनी लड़ाई ने ग्रुप की छवि पर सवाल उठाए। रतन टाटा को एक बार फिर मैदान में उतरना पड़ा और अंतरिम चेयरमैन के रूप में कमान संभालनी पड़ी। उन्होंने उस संकट के दौरान ये सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप के मूल्य और उसकी नैतिकता के साथ कोई समझौता न हो। उन्होंने साबित किया कि जब बात सिद्धांतों की आती है तो वे सबसे सख्त निर्णय लेने से भी पीछे नहीं उठते। रतन टाटा ने हमेशा सिखाया कि व्यापार का मतलब केवल धन संचय करना नहीं है। उन्होंने अपनी संपत्ति का 66% से ज्यादा हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों को दान कर दिया। उनका मानना था कि जो समाज से लिया है उसे समाज को लौटाना ही सच्ची सफलता है। कैंसर अस्पतालों के निर्माण से लेकर ग्रामीण भारत में पानी की किल्लत दूर करने तक रतन टाटा का हाथ हर उस जगह पहुंचा जहां इंसानियत को जरूरत थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। उनका ये दर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक मंत्र बन गया। जैसे जैसे समय बीता, रतन टाटा एक उद्योगपति से कहीं ऊपर उठकर भारत की नैतिक आवाज बन गए। उम्र के 8वें दशक में भी उनकी सक्रियता कम नहीं हुई थी। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हैं, रतन टाटा ने इंस्टाग्राम और ट्विटर, अब एक्स का इस्तेमाल युवाओं से जुड़ने और सकारात्मकता फैलाने के लिए किया। उन्होंने अपने पोस्ट्स के जरिए कभी स्टार्टअप्स को टिप्स दिए तो कभी पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके फॉलोअर्स उन्हें केवल एक बिजनेस टाइकून की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और अनमोल रत्न की तरह देखते थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष सादगी की पराकाष्ठा थे। वे अक्सर मुंबई की सड़कों पर बिना किसी भारी सुरक्षा के देखे जाते थे। एक बार एक नैनो कार में उन्हें ताज होटल के बाहर देखा गया, जहां वे बिना किसी तामझाम के पहुंचे थे।
यह दृश्य पूरी दुनिया के लिए एक सबक था कि महानता दिखावे में नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व की गहराई में होती है। उन्होंने अपनी वसीयत में भी अपने पालतू कुत्ते टीटो का ख्याल रखने का जिक्र किया, जो ये दर्शाता है कि उनके दिल में हर जीव के लिए कितनी जगह थी। 9 अक्टूबर 2024 को जब मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके निधन की खबर आई, तो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया थम सी गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर घर ने अपना कोई बुजुर्ग खो दिया हो। उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ में देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम मजदूर तक शामिल थे। राजकीय सम्मान के साथ जब उनकी विदाई हुई तो हर आंख नम थी। रतन टाटा ने अपने पीछे कोई व्यक्तिगत विलासिता का पहाड़ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने एक ऐसा टाटा ग्रुप छोड़ा जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो नैतिकता पर टिकी है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना संभव है। उन्होंने दिखाया कि एक बिजनेसमैन रैथलेस, निर्दयी हुए बिना भी दुनिया जीत सकता है। उनका जीवन एक संदेश है कि यदि आपके इरादे नेक हों और आप अपने मूल्यों से समझौता न करें, तो समय और भाग्य दोनों को आपके सामने झुकना पड़ता है। वे भारत के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने व्यापार को पूजा माना और परोपकार को अपना धर्म। आज रतन टाटा हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी बनाई सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, उनकी कंपनियों में जलता लोहा और उनके ट्रस्ट द्वारा बचाई गई हजारों जिंदगियां उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेंगी। उन्होंने एक बार कहा था, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग उसे ख़त्म कर सकती है। इसी तरह इंसान को कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी मानसिकता ही ख़त्म कर सकती है। रतन टाटा ने कभी अपनी मानसिकता को जंग नहीं लगने दी और अंत तक एक योद्धा और संत की तरह जिए। रतन टाटा के जाने के बाद जो शून्य पैदा हुआ, उसे भर पाना नामुमकिन है, लेकिन उनके विचार आज भी हर उस युवा के दिल में मशाल बनकर जल रहे हैं जो कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना साहस, त्याग और देश प्रेम की नई परिभाषा लिखता है। लोग अक्सर पूछते थे कि रतन टाटा ने रिलायंस या अडानी की तरह अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में क्यों नहीं शामिल किया। इसका जवाब बहुत सरल और गहरा था। रतन टाटा एक कॉरपोरेट सम्राट नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी थे। उन्होंने कभी भी टाटा समूह को अपनी निजी जागीर नहीं समझा, बल्कि उसे देश की संपत्ति माना। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक ये था कि जीत हमेशा शोर मचाकर नहीं हासिल की जाती। टाटा और मिस्त्री विवाद के दौरान जब उन पर कीचड़ उछाला गया, तब भी उन्होंने शालीनता का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने सिखाया कि चुप रहकर अपना काम करना और वक्त को जवाब देने देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। उनकी सफलता का पैमाना नेट वर्थ नहीं, बल्कि नेट इम्पैक्ट था। उन्होंने कैंसर रिसर्च सेंटर बनवाए ताकि किसी गरीब को इलाज के अभाव में जान न गंवानी पड़े। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अरबों का दान दिया ताकि आने वाली पीढ़ी वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सके। रतन टाटा की कहानी का सबसे रोमांचक पहलू उनकी फेलियर यानी असफलताओं को गले लगाने की क्षमता थी। नैनो कार का प्रोजेक्ट भले ही बाजार में वैसा कमाल न कर पाया हो, लेकिन रतन टाटा ने उसे कभी अपनी हार नहीं माना। वे गर्व से कहते थे कि कम से कम हमने कोशिश तो की। उन्होंने उन लोगों को चुप करा दिया जो कहते थे कि 1 लाख में कार बनाना नामुमकिन है। उनके लिए नैनो एक कार नहीं, एक वादा था, एक गरीब बाप के अपनी बेटी को बाइक पर भीगते हुए न देखने का वादा। यही संवेदना उन्हें दुनिया के अन्य अरबपतियों से अलग और बहुत ऊंचा खड़ा करती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि रतन टाटा ने केवल नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक का साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने भरोसे का एक ऐसा ब्रांड बनाया जिस पर आंख मूंदकर विश्वास किया जा सकता है। टाटा का नाम आते ही आज भी ईमानदारी और गुणवत्ता की तस्वीर सामने आती है। उन्होंने व्यापार के साथ साथ पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए जो काम किए, वे आज के दौर में कॉरपोरेट जगत के लिए एक बेंचमार्क बन चुके हैं। वे सही मायनों में एक ग्लोबल इंडियन थे, जिन्होंने भारतीय तिरंगे को वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर सबसे ऊपर फहराया। रतन टाटा का अंतिम संदेश दुनिया के लिए यही था कि जीवन की दौड़ में सिर्फ आगे निकलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आप अपने साथ कितनों को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्व से ऊपर उठकर सर्व के लिए समर्पित कर दी। उनका जाना एक युग का अंत जरूर है, लेकिन उनकी प्रेरणाएं अनंत हैं। वे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि एक इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके द्वारा दूसरों के जीवन में लाए गए बदलाव से होती है। रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है
और भारत भाग्यशाली है कि उसने इस रत्न को अपनी मिट्टी में जन्म लेते और चमकते देखा। रतन टाटा के जीवन का 7वां और अंतिम अध्याय उनके उस दर्शन पर आधारित है जिसे आज की पीढ़ी टाटा वे, द टाटा वे कहती है। यह भाग उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को समेटता है जिन्होंने उन्हें एक साधारण इंसान से एक प्रेरणा का महासागर बना दिया। रतन टाटा ने हमेशा एक बात पर जोर दिया कि जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो रास्ता जिसे आप वहां तक पहुंचने के लिए चुनते हैं। उन्होंने कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाया और न ही कभी अपने प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उनके व्यक्तित्व की एक और बड़ी खूबी थी भविष्य को देखने की दृष्टि। जब पूरी दुनिया पारंपरिक ईंधन और पुरानी तकनीकों पर निर्भर थी, तब रतन टाटा ने स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर निवेश करना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रगति स्थायी नहीं हो सकती। उन्होंने टाटा ग्रुप की हर कंपनी को सामाजिक जिम्मेदारी CSR का पाठ पढ़ाया। आज टाटा ग्रुप अपनी कमाई का जो बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में लगाता है, वो रतन टाटा की ही दूरदर्शिता का परिणाम है। रतन टाटा के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनसे उनके अकेलेपन के बारे में पूछा गया। उन्होंने बहुत ही सादगी और बिना किसी अफसोस के कहा कि हाँ, उन्हें कभी कभी अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने इस अकेलेपन को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने दुनिया भर के युवाओं और टाटा ग्रुप के लाखों कर्मचारियों को ही अपना परिवार मान लिया। उनके लिए हर वो शख्स अपना था जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। उनका ये निस्वार्थ भाव ही उन्हें एक संत की छवि देता था। उनकी मृत्यु के बाद उनके वसीयतनामे ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अपने गांव की यादों, अपने फाउंडेशन और यहाँ तक कि अपने रसोइये और देखभाल करने वालों के लिए भी सुरक्षित रखा। यह उनके उस स्वभाव को दर्शाता है कि वे अपने साथ खड़े रहने वाले सबसे छोटे व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष का। वे एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी बॉस बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा एक मेंटर और दोस्त बनकर साथ रहे। रतन टाटा का सफ़र 1937 में शुरू हुआ और 2024 में एक शारीरिक मोड़ पर रुक गया, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जब भी कोई भारतीय उद्यमी दुनिया जीतने निकलेगा, जब भी कोई बच्चा अपनी पहली नैनो कार में बैठेगा और जब भी कोई व्यक्ति टाटा का नमक खाएगा, रतन टाटा की मौजूदगी महसूस की जाएगी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि आप शांत रहकर भी पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ गूंजा सकते हैं। वे भारत के एक ऐसे भारत रत्न थे जिनके लिए सम्मान कोई सरकारी उपाधि नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का प्यार था। रतन टाटा ने एक बार कहा था, हो सकता है मैं भारत का सबसे अमीर आदमी न बन सकूं, लेकिन मैं एक खुशहाल भारत देखना चाहता हूं। आज उनका वो सपना करोड़ों भारतीयों की आंखों में पलता है। उनका जीवन एक जलती हुई मशाल है जो हमें याद दिलाती रहेगी कि नैतिकता, विनम्रता और जुनून का मेल ही एक सफल और सार्थक जीवन की असली कुंजी है। आपको रतन टाटा सर की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य मैसेज दे। मिलते हैं इस तरह किसी सच्चे देशभक्त की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।